गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 9 में विषय विज्ञान में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 में पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज उसी में हम आगे जानेंगे। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया था कि उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। क्या की थी? अल्फा कणों की बौछार की थी सोने की पतली पन्नी पर। और फिर उनके प्रयोग पर कुछ निष्कर्ष निकले थे, जैसे कि जब अल्फा कणों की बौछार उन्होंने सोने की पन्नी पर किया तो पहला पॉइंट यह आया था कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, यानी ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर गए। ठीक। दूसरा आया था कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी बहुत कम अल्फा कण है जो वो विक्षेपित हुए थे। फिर अगला पॉइंट कि आश्चर्यजनक रूप से 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। तो लगभग 12,000 कणों में से एक कण टकरा करके और वापस आया था। ठीक। तो इनके 3 निष्कर्ष निकले थे। अब इस आधार पर इन्होंने कि कुछ कण सीधे निकल गए, कुछ कण टकरा गए और लगभग 12,000 में से एक कण वापस आया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए उन्होंने कुछ और निष्कर्ष निकाले कि इस प्रयोग को करने पर ऐसा क्यों हुआ इसके निष्कर्ष। तो इसके निष्कर्ष हैं कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। क्या है? परमाणु के अंदर जो है वह ज्यादातर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे पन्नी से बाहर निकल जाती है। यानी खाली भाग था, परमाणु के अंदर खाली भाग था, तभी तो अल्फा कण सीधे ही निकल गए। ठीक। तो इससे उन्होंने पहले पॉइंट से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, इसीलिए अधिकतर अल्फा कण सीधे पन्नी से बाहर निकल गए। ठीक। फिर है दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। बहुत ही कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। तो इससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु से अंदर धनावेशित भाग बहुत कम है। कैसा है? धनावेशित भाग बहुत कम है। ठीक। क्योंकि अल्फा कण भी कैसे थे? धनावेशित थे, और परमाणु के भीतर भी थोड़ा बहुत धनावेशित भाग था, जिसके कारण बहुत कम कण विक्षेपित हुए। ठीक। फिर तीसरा निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम कण अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। 180 डिग्री का अर्थ है कि वापस आ गए, है ना? टकरा के जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आ गए। यानी यदि यहाँ से अल्फा कण चले तो यहाँ टकराए और टकरा करके फिर वापस आ गए, तो इसे कहते हैं 180 डिग्री। ठीक है। तो 180 डिग्री से बहुत ही कम अल्फा कण विक्षेपित हुए हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया तीसरे पॉइंट से कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। यानी परमाणु का जो धनावेशित भाग है और द्रव्यमान वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है, बहुत ही छोटा है। ठीक है। और जो बहुत कम मात्रा में है। तो इस प्रकार से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है। तो इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। कैसी होती है? 10⁵ गुना छोटी होती है। ठीक। तो जैसे उन्होंने माना कि इस प्रकार से यदि परमाणु है तो परमाणु के अंदर ये वाला भाग बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक। और इसी में धनावेशित और भाग, यानी इसी पॉइंट पे इसी नाभिक में धनावेशित भाग और द्रव्यमान बहुत कम आयतन में होता है। ठीक है। और इसी को हम नाभिक कहते हैं। इसी से टकरा करके कण वापस चले गए। ठीक। जो कण वापस चले गए थे इसी नाभिक से टकराकर वापस चले गए। ठीक है। अब अपने प्रयोगों के आधार पर
अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय यानी इस नाभिक के आधार पर, इस जिसे हम केंद्र कहते हैं उसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक के आधार पर ही रदरफोर्ड ने परमाणु का फिर नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो नाभिकीय मॉडल के अनुसार उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, कुछ प्रेक्षण बताए, वे भी हम देख लेते हैं। तो उन्होंने नाभिकीय मॉडल में बताया पहला पॉइंट कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। यदि ये परमाणु है तो परमाणु का ये केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में ही होता है। ज्यादातर यही होता है कि उसका ज्यादातर भाग यही नाभिक में ही होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यानी उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार में यानी वृत्ताकार आकृति में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है कि परमाणु कितना बड़ा है और इसका नाभिक बहुत छोटा है, तो परमाणु की तुलना में उसका नाभिक बहुत छोटा होता है। ठीक। ये पॉइंट उन्होंने किसमें दिए? परमाणु के नाभिकीय मॉडल में दिए। ठीक है। आपको ध्यान रखना, अलग अलग परमाणु मॉडल अलग दिया और परमाणु का नाभिकीय मॉडल अलग दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे और विकास हुआ तो रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां सामने आई। तो क्या कमियां आई वो भी देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। तो अगर वो चक्कर लगाएगा, लगातार चक्कर लगाता रहेगा नाभिक के चारों ओर, लगातार यदि वह चक्कर लगाता रहेगा तो वह स्थायी नहीं हो पाएगा। ठीक। क्या नहीं हो पाएगा? स्थायी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। क्या होगा? त्वरित होगा। त्वरित होगा यानी उसका वेग बढ़ता ही जाएगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का वितरण होगा, और जब वे गति करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जब गति करेंगे तो ऊर्जा का विकिरण होगा, यानी उससे ऊर्जा निकलेगी। ठीक। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा, यानी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। ठीक है। तो इसकी एक कमियां थी कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऊर्जा विकृत करेगा, और जब ऊर्जा विकृत करेगा तो वह धीरे धीरे नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो परमाणु फिर अस्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। तो यदि वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा तो फिर इसके अनुसार परमाणु कैसा होना चाहिए? अस्थिर होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है? परमाणु स्थायी होता है। तो ये परमाणु मॉडल यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बोर का परमाणविक मॉडल।